नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 9 और 10 जनवरी के उन सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह के और भी वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, आज के सेशन की जो सबसे बड़ी न्यूज है, 18वां भारतीय प्रवासी दिवस कहां पर आयोजित हो रहा है। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज है, आने वाले एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को इसी क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि वेयर वाज द 18th प्रवासी भारतीय दिवस बीइंग हेल्ड फ्रॉम जनवरी 8 to 10 2025। तो देखिए, जनवरी 8 से लेकर जनवरी 10 के बीच ये पूरा का पूरा 3 दिवसीय कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम का कौन सा एडिशन है तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है। तो ये कहां पर आयोजित हो रहा है? ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वरा में। दोस्तों, अब देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी को इसका फॉर्मल जो है कि इनॉग्रेशन किया। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस बार का जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है उसको इनॉग्रेट किसने किया? तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने। ठीक है, और एक चीज और समझिएगा कि ये पूरा का पूरा जो इवेंट होता है इसमें होता क्या है, तो जितने भी हमारे नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस हैं जिनको हम प्रवासी भारतीय या फिर एनआरआई बोलते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है। तो इस बार दुनिया भर के 75 देशों से लगभग 6000 एनआरआई इस पूरे के पूरे इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हैं। तो ये जो इंडियन डायस्पोरा है, यानी कि जो इंडियन एनआरआई सिस्टम है, ये सारे इंडिया में आएंगे, इंडिया के कल्चर को देखेंगे, साथ ही इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में भी बात करेंगे। तो जो अमीर एनआरआई लोग हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पे कोशिश ये होती है कि उनके द्वारा अपने देश में यानी कि इंडिया में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कराया जा सके। अब देखिए, इस बार की ये जो थीम है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार क्या होता है, जब भी ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है तो उससे थीम भी पूछा जाता है। थीम इस बार का क्या है? डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। तो देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि 2047 में जब हम भारत की आजादी का 100वां वर्षगांठ मना रहे होंगे तो उस समय हम अपने देश को विकासशील की कैटेगरी से बाहर करके विकसित वाली कैटेगरी में ले जा चुके होंगे। और इसी के टारगेट को पूरा करने के लिए इस समय जितने भी कॉन्फ्रेंस हो, इवेंट हो या फिर डे हो, सेलिब्रेट होता है, उसमें कहीं ना कहीं एक वर्ड बार बार हमारे सामने आता है, विकसित भारत @ 2047। दोस्तों, तो देखिए, इस बार की थीम भी यही है, डायस्पोरा यानी कि जो एनआरआईज है या फिर जो प्रवासी हैं उनका हमारे विकसित भारत में योगदान। ये थीम आपको याद रखना है। अब एक चीज और यहाँ पे बात कर लें कि जो प्रवासी दिवस है इसको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है आखिर 9 जनवरी को ही? तो देखिए, 9 जनवरी 1915 में यानी कि 1915 में भारत के एक बहुत बड़े एनआरआई यानी कि प्रवासी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। तो इसी डे को यानी कि 9 जनवरी को कमेमोरेट करने के लिए, याद करने के लिए भारत सरकार ने सन 2000 से इस पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। शुरुआत में ये जो पूरा का पूरा प्रवासी भारतीय दिवस होता था ये हर साल मनाया जाता था, लेकिन कुछ सालों के बाद इसको बाइएनियल कर दिया गया यानी कि द्विवार्षिक। तो अब आप याद रखिएगा कि ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये हर 2 साल पे मनाया जाता है। 17वां प्रवासी दिवस जो है कि 2023 में हुआ था, 18वां 2025 में, अब जो 19वां प्रवासी भारतीय दिवस होगा ये 2027 में होगा। दोस्तों, तो आने वाले 2 सालों के लिए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा। चलिए आज के सेशन के एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑन 14 जनवरी 2025? 14 जनवरी 2025 को इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बहुत बड़ी न्यूज है। अब देखिए, यहाँ पे 14 जनवरी मैंने इसलिए डेट डाल दिया है क्योंकि 14 जनवरी से इनका कार्यकाल शुरू होगा। ऑलरेडी इनके नाम की मुहर लग चुकी है और ये इसरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा तो ये डेट आपको याद रखना है, 14 जनवरी। अब इनका नाम क्या है? तो वी नारायणन। देखिए, वी नारायणन है और इनके अप्रूवल को पूरी तरीके से अप्रूव्ड कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अभी किसको रिप्लेस करेंगे तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो एस सोमनाथ है, एस सोमनाथ, इनको रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, और इसके पहले ये जो वी नारायणा थे वो, दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, डायरेक्टर ऑफ द लिक्विड प्रोपल्जन सिस्टम सेंटर, या इसको हिंदी में कहते हैं द्रव प्ररोधन प्रणाली केंद्र, उसके निदेशक के रूप में, ये इसरो का ही एक पार्ट है, तो उसके निदेशक के रूप में ये ऑलरेडी काम कर चुके हैं।
बड़े साइंटिस्ट हैं और भारत में इनके बहुत सारे योगदान है इस अंतरिक्ष के क्षेत्र में। तो इन्हीं सबको देखते हुए इनको इसरो का अगला अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। एक बार फिर से नाम याद रखना है कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, एस सोमनाथ को दोस्तों। अब अगर इसरो की बात करें तो इसरो का जो पास्ट था, यानी कि इसरो को पहले इसका जो ओरिजिनल नाम था, या आप कह सकते हो कि इसरो का पूर्व नाम क्या था, तो उसको इनकॉस्पर बोला जाता था, यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च। तो जो इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च था, इसको 1962 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विक्रम साराभाई के रिकमेंडेशन पर, या फिर कह लो कि सजेशन पे इस्टेब्लिश किया था, क्योंकि विक्रम साराभाई ही भारत में अंतरिक्ष के जनक माने जाते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, 1969 में इस इनकॉस्पर का नाम चेंज करके इसरो कर दिया गया, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसरो का पुराना नाम क्या था, इनकॉस्पर, जो कब बना था, 1962 में। अब इसका जो नया नाम है, वर्तमान नाम 15 अगस्त 1969 को हुआ था। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट डे बिल्कुल आपको याद रखना है इसरो का। और इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में है, ये भी आपको याद रखना है। पूरी दुनिया में हमारी जो स्पेस एजेंसी इसरो है बहुत तेजी से नाम कमा रही दोस्तों। नासा के बाद ये कह लो कि आज के डेट में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी बन चुकी है। बहुत सारे पड़ोसी देशों के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों के सैटेलाइट को सस्ते दाम पर हमारी इसरो लॉन्च करती है। कॉमर्शियल रूप से भी काफी पैसा कमा रही है। साथ ही हमारा जो मंगलयान था और इसके अलावा और भी जो चंद्रयान वगैरह जो सफल रहे, ये कहीं ना कहीं इसमें इसरो की जो उपलब्धियां हैं वो दिखती हैं दोस्तों। और बहुत जल्द ही इसरो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष अभियान लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम गगनयान होगा। तो ये भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज पार्ट ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL प्रोजेक्ट लोकेटेड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर एक जिला है रियासी जिला, और वहां पर भारत का पहला, बिल्कुल याद रखिएगा, केबल स्टेड रेल पुल का उद्घाटन किया गया। इस रेल ब्रिज का नाम क्या है, तो नाम है अंजी खाद ब्रिज दोस्तों। ये देखिए अंजी खाद ब्रिज है, और ये दो पहाड़ों के बीच में केबल स्टेड, यानी कि बड़े बड़े केबल के द्वारा इसको कनेक्ट करके इस पुल को बनाया गया है। तो इस तरह का ये अपने आप में भारत का पहला पुल है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि ये पुल किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो ये देखिए यहाँ पे USBRL, जिसको हम कह सकते हैं, अभी इसका नाम एक बार फिर समझिएगा, उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक प्रोजेक्ट। तो ये जो रेल लिंक प्रोजेक्ट है इसको 1994 और 95 के फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूवल किया गया था। इस टोटल प्रोजेक्ट का जो लेंथ है 272 किलोमीटर, जिसमें से क्या हुआ कि 161 किलोमीटर ऑलरेडी बन चुका है, और जो बचा हुआ 111 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जिसको हम कटरा टू बनिहाल वाला सेक्शन बोल सकते हैं, इसी सेक्शन पर ये पुल बनाया गया है। तो ये बचा हुआ सेक्शन भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, और जल्द ही आप देखोगे कि ये जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है वो स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। यानी कि पूरा का पूरा 272 किलोमीटर का जो नेटवर्क है रेल ट्रैक का वो पूरा हो जाएगा। अब एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो आप समझिएगा, कि जो इंडिया का पहला इस तरह का एक केबल स्टेड पुल है, ये जम्मू कश्मीर के किस जिले में लोकेट करता है, तो रियासी जिले में। और साथ में ये किन दो प्लेसेस को जोड़ेगा, तो हिंदू धर्म का पवित्र स्थान जो कटरा वैष्णो माता का स्थान है उसको ये वहां के रियासी से जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द 10th फुल मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप इन जनवरी 2025। तो जनवरी 2025 में ब्रिक्स देशों के समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है, नाम उसका याद रखना है, इंडोनेशिया। अब बात करते हैं ब्रिक्स की दोस्तों। तो देखिए ब्रिक, ये जो ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स बनने से पहले इसका नाम ब्रिक हुआ करता था, और इस ब्रिक वर्ड को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट जिम ओ नील ने। 2001 में उन्होंने दुनिया के 4 सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ ग्रुप बनाने का सलाह दिया था। इन देशों में ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना शामिल थे। बाद में 2010 में इन चारों देशों ने एक और देश को अपने ग्रुप में शामिल किया, जिसका नाम था साउथ अफ्रीका, और तब से ये ग्रुप ब्रिक्स से बदलकर ब्रिक्स हो गया। अब ब्रिक्स में पिछले साल 1 जनवरी 2024 को 4 नए देश और शामिल हुए। तो 5 से इनकी संख्या कितनी हो गई, 9। अब ये देखिए जो 9 देश इसमें शामिल होते हैं दोस्तों, वो 9 देश कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे एक इजिप्ट, यूथोपिया, ईरान,
और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 5 ऑलरेडी हैं और 4 ये, तो कुल हो गए 9 देश। अभी 9 देशों में एक और देश ऐड हुआ इस साल जनवरी 2025 में। उस देश का क्या नाम है? इंडोनेशिया। और ये पूरा का पूरा जो रिपोर्ट है या फिर कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन है, ये किसके द्वारा दी गई? तो ये ब्राजील के द्वारा दी गई। ब्राजील ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया और उसमें बोला कि जी हाँ, इंडोनेशिया अब ब्रिक्स ग्रुप का 10वां फुल मेंबर बन गया है। अब इस बार का जो ब्रिक्स शिखर समिट है वो पूरा का पूरा ब्राजील में होस्ट हो रहा है। देखिए ब्रिक्स देश क्या करते हैं, ये जो 5 इनके देश हैं, बड़े 5 देश, ये पांचों देश हर बार क्या करते हैं, रोटेशन के आधार पर एक बार अपने यहाँ मीटिंग करते हैं। पिछले साल यानी 2024 की जो ब्रिक्स से रिलेटेड जितनी भी सारी मीटिंग्स थी वो रसिया में आयोजित हुई थी, और इस बार की ब्रिक्स से रिलेटेड जितनी मीटिंग होगी वो ब्राजील में होगी। तो ब्राजील इस बार के ब्रिक्स ग्रुप का लीडर है और उसने इंडोनेशिया के फुल मेंबर बनने की रिपोर्ट पर पूरी तरीके से मुहर लगा दी है। तो अब आने वाले एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि रिसेंटली कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का 10वां नया मेंबर बना है? नाम एक बार फिर से याद रखना है, इंडोनेशिया दोस्तों। चलिए आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मेमोरियल फॉर फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी इन जनवरी 2025 एट विच प्लेस इन इंडिया। तो देखिए ये जो एनडीए गवर्नमेंट है यानी बीजेपी की अगुवाई में जो नेशनल डेमोग्राफिक अलायंस है, जिसको हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बोल रहे हैं, इस सरकार ने जनवरी 2025 में बड़ा अनाउंसमेंट किया है। और ऐसा अनाउंसमेंट इसलिए है क्योंकि ये किसी कांग्रेस के नेता के लिए किया गया है। एनडीए गवर्नमेंट ने अब तक किसी कांग्रेसी लीडर का स्मारक या फिर इस तरीके का मोन्यूमेंट नहीं बनाया है। तो प्रणब मुखर्जी ऐसे नेता बनने जा रहे हैं कांग्रेस के जिनका स्मारक पहली बार बीजेपी सरकार के द्वारा बनाई जाएगी। वो प्लेस कहां है जहां पर इसको बनाया जाएगा? तो बिल्कुल याद रखिएगा, नई दिल्ली में दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो नई दिल्ली में यहाँ पे ये जो है लेडीज आपको मोदी जी के साथ दिख रही है, शर्मिष्ठा मुखर्जी हैं, प्रणब मुखर्जी की लड़की। इनके साथ मोदी जी ने ऑफिशियल मीटिंग की और ये पूरा का पूरा देखिए गवर्नमेंट का जो लेटर है, जिन्होंने यहाँ पे ये पूरा जो बनाने का एक तरीके से कह सकते हो आदेश, उसको जारी किया है। 1 जनवरी को ये आदेश जारी हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम बात करते हैं कि ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा कहाँ। तो देखिए नेशनल मेमोरियल विद इन द राजघाट कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली। तो जो महात्मा गांधी का स्मारक स्थल या समाधि स्थल राजघाट है, उसी के आसपास यहाँ पर प्रणब मुखर्जी का भी स्मारक बनाया जाएगा दोस्तों। अब प्रणब मुखर्जी की अगर बात करें तो ये बहुत बड़े कांग्रेस के दिग्गज लीडर थे। इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत 1969 में की, जब कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन किया था इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान। 1982 में इंदिरा गांधी ने इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और फिर इस फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर ये कई बार रहे। इसके बाद 2012 से लेकर 2017 के बीच ये देश के सर्वोच्च पद पर भी रहे, यानी कि भारत के 13वें राष्ट्रपति बने। साथ ही 2018 में इनके साथ एक बड़ी कंट्रोवर्सी जुड़ी जब ये कांग्रेस के पहले ऐसे लीडर बने जो आरएसएस के मुख्यालय का दौरा कर दिए थे दोस्तों। इसके साथ ही 2019 में इन्हें भारत की इसी सरकार यानी एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा? भारत रत्न प्रदान किया गया। अब उनकी जो मौत होती है 2020 में होती है 31 अगस्त को दोस्तों। तो प्रणब मुखर्जी के बारे में कुछ डिटेल आप बिल्कुल याद रखिएगा। बड़े दिग्गज लीडर थे, कांग्रेस के लीडर थे, लेकिन इनका स्मारक बीजेपी सरकार यानी एनडीए गवर्नमेंट बना रही है, तो अपने आप में एक बड़ी न्यूज है। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एनएसओ एस्टिमेट्स फॉर इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25? तो ये जो फाइनेंशियल ईयर करेंटली चल रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है यानी कि वास्तविक जीडीपी की जो समृद्धि दर है, उसको कितने परसेंट पर एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा कैलकुलेट या फिर उसको कह सकते हो कि फोरकास्ट किया गया है? तो वो रेट बिल्कुल आपको याद रखना है 6.4%। और ये जो रेट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि पिछले 4 सालों में ये रेट सबसे कम कैटेगरी पे आ गया है। अब देखो कोरोना के बाद की अगर बात करें तो कोरोना के समय यहाँ पे माइनस में हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट था -5.8 पे, लेकिन उसके बाद हमारी जो जीडीपी की थी काफी तेजी से ग्रो की 9.7, 7.8, 8.2 और रिसेंटली आप यहां पर देख लो कि ये जो है अब इस बार 2024-25 में ये अपने लोवेस्ट लेवल पे पहुंच गई है यानी कि 6.4% पर।
तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक निराशाजनक न्यूज है, क्योंकि एनएसओ कोई छोटी मोटी संस्था तो है नहीं दोस्तों। एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भारत की दो बड़ी संस्थाओं को 2019 में मर्ज करके बनाया गया। वो दो बड़ी संस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक है सीएसओ, जिसको 1951 में भारत सरकार ने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए बनाया था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और एक संस्था है एनएसएसओ, जिसको बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये 1950 में बनाया था भारत सरकार ने, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के डेटास को कैलकुलेट करने के लिए। अब इन दोनों संस्थाओं को आपस में मर्ज किया गया 2019 में, और एक नई संस्था जनरेट हुई जिसका नाम रखा गया एनएसओ। तो आज के डेट में भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने भी आंकड़े होते हैं वो एनएसओ के द्वारा ही पब्लिश होते हैं। और एनएसओ ने रिसेंटली ये फोरकास्टिंग की है, जो कि एक निराशाजनक है, क्योंकि पिछले 4 सालों में इस साल का जो ग्रोथ रेट है हमारा, कहीं ना कहीं वो काफी कम है या गिरा हुआ है। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी पीडीएफ आपको रेडियंट गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स अपडेट के लिए आप रेडियंट गुरुकुल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।